वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं एडवोकेट मोइनुद्दीन, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करते हैं। Good morning, everyone. Myself, Muhammad Mohyuddin, advocate. My father's name is Muhammad Yunus, advocate. And my grandfather is advocate Haji Abdul Ghafoor Chaudhary. He is not more. मैं तीसरी जनरेशन हूँ इस प्रोफेशन में। जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो एक लैंडलॉर्ड थे, वो कभी प्रैक्टिस नहीं किए लेकिन लॉ ग्रेजुएट किए हुए थे। मेरे फादर प्रैक्टिस में आए, उसके बाद मैं आया और बेसिकली मैं क्रिमिनल और मेरे फादर सिविल्स को ही देखते प्रिफेयर करते हैं। और मेरे फादर के एक गोरखपुर जीडीए गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो है लीगल एडवाइजर भी रहे हैं इस समय। और मैं भी उनके साथ साथ जो है एज ए लीगल एडवाइजर गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में लगा रहा हूँ। और जो आज की डेट में चलता चला आ रहा करता रहा। ये मेरा जो है अभी तक का जो है जितना भी जो है उसमें रहा है प्रैक्टिस के दौरान 2007 लास्ट से और अभी तक ये मेरा अचीवमेंट है। सर, जैसा कि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। अमूमन क्या है, जो आज के टाइम में जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो झगड़े की जड़ है, वो है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज जो हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, वो है कि मुस्लिम लॉ में किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किया जाता है। तो सर, इसमें मैं जानना चाहूंगी, जो मेरा फर्स्ट मतलब जो एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे चाहूंगी हमारे व्यूवर्स के लिए, वो ये है कि किस तरीके से एक मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है दो इसमें किसी प्रकार का कुछ जो है हिंदू लॉ में जो है और मुस्लिम लॉ में कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। और इसमें कोई ये नहीं है कि जो है लड़कियों को अलग मिलते हैं और लड़कियों को अलग मिलते हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। दोनों इक्वल है, चाहे वो लड़का हो मुस्लिम जो है विरासत में और चाहे वो लड़की हो, दोनों इक्वल है। लेकिन हाँ, उसको मुस्लिम लड़की को जो भी गार्जियंस के प्रॉपर्टी में जो है उसमें हिस्सेदारी मिलती है, वो 1/4 का जो है उसका फिक्स है। जो शरिया कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ लॉ बोर्ड से जो है वो शरिया कानून के तहत जो है 1939 के तहत वो आता है। बिल्कुल सर। उसमें कोई जो सर है इस डिफरेंसेस नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर, इसमें मैं ये जानना चाहूंगी, जब इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले शुरुआत में मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन ऐसे जो है व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि मुस्लिम लॉ के तहत जो है प्रॉपर्टी अलॉट करने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के हकदार हैं। जी, देखिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए बेसिकली जो है पहले उसमें जो है 12 लोग इसमें इस्तेमाल होते हैं। जी फर्स्ट जी। ऑफ ऑल पति, सेकंड ऑफ ऑल पत्नी, थर्ड बेटी, तीसरा एक बेटा एक बेटी, और तीसरा बेटे का बेटी। ठीक है, उसके बाद बेटे का बेटा, फिर उसके बाद पिता, पैतृक दादा की संपत्ति में माता, पुरुष, रेखा दादी। यानी कि इनकेस अगर जो कोई मेरी ग्रैंड मदर है और ग्रैंड मदर के साथ उनकी जो है एक दूसरी भी मदर है मेरी चाची दादी की, तो उनकी भी जो है वो आती है। और एक सगोत्र बहन, 11th जो सगोत्र बहन है, और उसके बाद जो है गर्भ में जो है गर्भाशय में जो है पल रही बहन हो या गर्भाशय में पल रहा भाई हो, जो अभी जो है दुनिया में नहीं आया हो, वो भी उसके जो है प्रॉपर्टी के हिस्सेदार में जो है लाइबल होता है। ये 11 से 12 तरह के लोगों को जो है मुस्लिम शरिया लॉ के कानून के अकॉर्डिंग जो है इनको हिस्से में मिल सकती है। ओके सर, यानी जो 12 की जो लिस्ट दे रखी है, सिर्फ वही लोग जो है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो है टेरिटरी में आएंगे। जी जी, उनके जी सर। एक लेवल डिसाइड है।
अब जैसे कि जो है इसमें 6 प्रकार के लेवल है। अब जो है अब 2 या 2 से अधिक बेटियां हैं अगर, तो उनको 2/3 2/3 उनको जो है प्रॉपर्टी का डिसाइड होता है। उस 2/3 में जो है जितनी भी लड़कियां हो, चाहे 1 लड़की हो, चाहे 2 लड़की हो या 5 लड़कियां हो उस व्यक्ति की, वो जो है 2/3 में उसमें वो सारी बहनें जो है इंक्लूड होगी। ये नहीं कि अलग से अलग सबको जो है अलग-अलग नहीं होने। दूसरी है 1.5, मतलब 1/2। तो 1/2 में अगर जो एक लड़की है और एक लड़का है, तो दोनों में इक्वल जो है उसमें अगर जो लेकिन शादी नहीं होती है तो। और अगर जो शादी हो जाती है या तलाकशुदा हो जाती है, घर में जो है अपने पिता के घर में बैठती है, तो 1/2 का उसमें हिस्सेदारी आती है। इस तरह के हैं और इस तरह का जो है और भी है 1/4। बेसिकली जो है जैसे अभी मैंने शुरू में बताया था कि लड़की का जो है अधिकार अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, और चाहे वो बाय की गई हो या खरीदी गई हो या यह पैतृक संपत्ति हो, उसमें एक 1/4 का जो है उसका डिसाइड है वो सरिया कानून। वो उसको 1/25 जो है 1/4 जो है उसको जो है मिलना ही मिलना, मतलब 25% उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी है। ठीक है सर। तो सर मुस्लिम लॉ में ये कॉन्सेप्ट चलता है कि 1/3 से ज़्यादा जो है संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? 1/3 या किस तरीके से जो है इसका कैलकुलेशन होगा? जी, 1/3 से ज्यादा की प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति को वसीयत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर जो 1/3 से अधिक की प्रॉपर्टी अगर वसीयत कर देते हैं किसी को, कल को अगर जो पति या जो है उसके गार्जियन या उसकी माँ अगर जो जीवित रहती है, तो जब वो कोई भी लड़का या कोई भी लड़की या कोई भी बच्चा या जो है इवन के जो है सन इन लॉ ही हो, तो उसमें अगर जिस तरह की आती है तो वो कल को वो लड़की वो महिला जो उसके पति ने जो है एक प्रॉपर्टी छोड़ के गई है, या जो एक महिला है, एक पुरुष है जिसकी पत्नी ने जो है एक संपत्ति को छोड़ के गई है, तो हम किसी को अगर 100% वारिस कर देंगे तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी कि कल को वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और दूसरी चीज कि 1/3 में जो भी 1/3 की जो वसीयत का जो उसमें कॉन्सेप्ट है उसका ये है कि यदि आप एक 1/4 का एक हिस्सा आप अपने पास ही रखें ताकि इन केस अगर जो भविष्य में अगर जो कोई जरूरत पड़ती है तो उसको देख के दे सकते। यानी कि 1/3 से ज़्यादा जो है किसी भी हाल में जो है नहीं संपत्ति नहीं जो कर है सकते, 1/3 वसीयत से नहीं। ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जी, जी सर। तो इसमें मैं ये आगे ये जानना चाहूँगी कि एक जो वाइफ़ होती है, ठीक है? एक वाइफ़ या एक फीमेल जो है, फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जी इफ़ेक्ट होता है, वो फीमेल का राइट ही होता है। अमूमन चाहे वो प्रॉपर्टी का राइट हो या किसी भी तरीके का राइट हो, फीमेल बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड मतलब जो है इस चीज़ में होती है, एज़ पर केस लॉज़। मैं किसी तरीके का मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू। तो किस तरीके से जो है एक फीमेल को अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट मिलता है और किस तरीके से उसे अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में राइट मिलता है? क्योंकि ये एक ऐसा मेरा एक सवाल कह सकते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत कन्फ्यूज़िंग है अभी भी। अभी भी जो मुस्लिम फीमेल्स हैं, उनको इस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि आपके आंसर्स के थ्रू उनको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए ताकि वो भी अपने राइट्स को लेके अवेयर हों, क्योंकि लॉ का मतलब ये है कि अपने राइट्स को लेके अवेयर होना। जी। अब जैसे आपने एक चीज बताया कि किसी लड़की का या किसी महिला का पति के उसके प्रॉपर्टी में जो है उसकी हिस्सेदारी क्या होती है और उसके गार्जियंस के उसके हिस्सेदारी क्या होती है। तो पहला चीज तो ये मतलब बता दूं कि अगर जो लड़की शादी हो जाती है, उसकी जो मेहरदैन की रकम होती है वो उसका तो 100% राइट है, उसमें कोई हिस्सेदारी किसी की नहीं होती, ना जो है सन की होती है ना डॉटर्स की होती है, किसी की उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो तो 100% उसकी हिस्सेदारी जो है उस महिला की होती है जो निकाह करके अपने पति के जरिए जो है वो मेहरदैन की रकम पाए, चाहे वो मेहरदैन की रकम या तो जो है ग्राउंड प्रॉपर्टी में हो, लाइक जमीन हो या कुछ इस तरह से हो, या कैश में के डिपॉजिट में हो, जो भी हो, लेकिन वो 100% लाइबल जो है वो महिला ही होती है, उसके उसके अलावा उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं।
रहा दूसरी चीज आपने जो बताया कि गार्जियंस के, जो आपने सवाल किया गार्जियंस के जो है उसमें प्रॉपर्टी में, तो गार्जियंस के प्रॉपर्टी में जो है उसकी जो है 1/4 की जो है लाइबिलिटी तो बनती है, 1/4 की जो है हिस्सेदारी की लाइबिलिटी तो है ही है। ये ये अलग होता है कि जो है, और लड़कियां जो है क्या करती है अपने भाई के जो है प्यार में या भाई के प्रेम में जो है वो क्या करती है, छोड़ देती है। लेकिन उनकी 1/4 की अगर जो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो अपने 1/4 की दावेदारी कर सकती है अपने गार्जियंस के, वो उसकी राइट है। बिल्कुल सर। तो किस प्रकार से जो है वसीयत की जाती है? वसीयत यानी किसी लिखित रूप में होनी चाहिए या मौखिक होनी चाहिए? क्योंकि वसीयत को लेके भी काफ़ी सारे जो है कि नहीं, वसीयत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। वसीयत जी, वसीयत जो है उसमें जो है दो तरह से, मुस्लिम उसमें जो है तीन तरह से कही जाती है। एक तो हिब्बा की जाती है, हिब्बा इन द सेंस की जो है वो लिखित भी हिब्बा होता है और जो है जुबानी भी हिब्बा होता है। मुस्लिम में जो है एक विश्वास के तौर पे जो है हिब्बा किया जाता है कि जैसे मैंने किसी से कह दिया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में फलाने को दे देता हूँ, मैं, मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई के लड़के को मैं दे देता हूँ, मैं मेरे ना रहने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी की जो है देख रेख और उसकी जो है मालिकाना हक जो है मेरे छोटे भाई के लड़के, ये तो जुबानी हो गई। और वही चीज अगर जो रिटर्न में आ जाता है कि रिटर्न में मैंने लिख दिया कि मैं ठीक है, मेरे मेरे ना रहने के बाद, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे ना रहने के बाद जो है मेरी सारी प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति जितनी भी है, वो सारी प्रॉपर्टी जो है मेरे ना रहने के बाद, और ये सारा प्रॉपर्टी मेरे छोटे भाई के जो है लड़के को हो जाए, ये हो गए। दूसरी चीज की जो जो राइट है लड़की का कि अपने पैतृक संपत्ति में, अपने पिता की पैतृक संपत्ति में जो राइट है 1/4 का, वो तो रहेगा ही रहेगा। इवन कि उसमें जो है भाई भी जो है उसको लायबल बनते हैं कि हाँ, मेरे पिता की संपत्ति में जो है मेरी बहन का जो है 1/4 का हिस्सेदारी है, मैं उसको दूंगा। हाँ, अगर जो वो अपने स्वेच्छा अनुसार कहती है कि नहीं मैं भाई नहीं लेती, और जो है मैं अपनी प्रॉपर्टी को आप लोग में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो वहां पे हिब्बा या इस तरह का जो प्रॉपर्टी और जो है लिखित भी होती है जो है वसीयत, और जो है हिब्बा से भी जरिए हिब्बा भी होता है। जी सर। तो सर जब बात चल ही रही है हिबा की, तो हमारे व्यूअर्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिबा होता क्या है? क्योंकि एक हिबा एक शब्द एक अपने आप में एक अरबी शब्द हो गया, ठीक है? तो वो जी ये जानना चाहेंगे कि एग्ज़ैक्टली ये क्या चीज़ है? और दूसरा मैं इसी के साथ मेरा जो कनेक्टिंग क्वेश्चन है या मैं जो चीज़ आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि क्या पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति का हिबा किया जा सकता है? या क्या ज़रूरत पड़ी हिबा का कॉन्सेप्ट आने की? जी, हिब्बा में तो पूरी संपत्ति 100% प्रॉपर्टी जो है उसमें हिब्बा की जा सकती है। उसमें कोई जो है वो नहीं है कि 1/3 ही होगा या 1/4 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें 100% किसी भी व्यक्ति को जो है हिब्बा किया जा सकता है जो कि ब्लड रिलेशन में ही आए। मैंने अभी जैसे 12 लोगों का जो है वो क्राइटेरिया बताया कि हाँ ये है इस तरह से, तो उनमें से वो किसी को भी 100% जो है हिब्बा किया जा सकता है। और हिब्बा इन द सेंस की ये एक वर्ली और जो है रिटेन, ये एक एग्रीमेंट है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो है एक्ट 1937 के जो है अकॉर्डिंग ये चली आ रही। और कुरान लॉ में जो है इस चीज को भी जो है पवित्र कुरान में भी और सुन्ना के अर्थात पैगंबर के रिवाजों के अनुसार भी ये चीज चली आ रही। हिब्बा की जो हिब्बा का जो शब्द है वो आज जी भी सर। जो है मुस्लिम समुदाय उसको फॉलो करता है कि हाँ, हमने अपनी प्रॉपर्टी को या हमने जो भी संपत्ति है उसको जो है फला व्यक्ति को मैंने हिब्बा कर दिया, चाहे वो जुबानी हो चाहे लिखी। जी ये है सर। हिब्बा। वो कुरान के शब्दों को, कुरान से इज्मा और जो है इज्मा और कुरान के शब्दों से ये चीज है। जी सर। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो हिबा है, क्या वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है? क्योंकि अमूमन क्या होता है कि ब जो भी न केस लॉज़ आते हैं या कि कोर्ट में जो केसेज़ आते हैं, उसमें ये कहा मैंने जाता है अभी कि मैंने मुझ नहीं मैंने अभी जो है 2 सेकंड पहले मैंने बोला था कि जो है ये हिब्बा जो है वर्ली भी होता है और रिटेन भी होता है। ये पर्टिकुलर वो नहीं है, बेस नहीं है कि जो है अगर कोई रजिस्टर्ड ही हिब्बा जो है उसमें मान्य होगी। अगर जो मैंने जो है 4 लोगों के सामने बैठ करके मैंने अगर जो हिब्बा कर दिया, मैंने जुबान से दे दिया कि हाँ मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को मैं जो है इनको दे देता हूँ, तो वो भी जो है कारीगर है, वो भी मान्य है। लेकिन हाँ, बेसिकली वो 4 लोग जो भी हमारे सामने बैठे हो वो उसके जो है विटनेस के रूप में आ सकते, नहीं तो बेईमानी तो यानी बहुत होती है विटनेस आजकल समय। उनका
विटनेस का होना बहुत जरूरी है। नहीं, हिबा का रजिस्टर होना, अगर जो किसी कोई भी पिता जो है अपनी पत्नी, अपनी बेटी को या लड़के को, किसी को भी, अगर जो वो 100% हिबा कर देता है, वो जुबानी भी कर देता है, तो भी वो उसकी आवश्यकता नहीं है रजिस्टर्ड होने की। लेकिन अगर जो वो रिटर्न में आता है तो वो रजिस्टर कराने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसकी भी आवश्यकता उतना पड़ती नहीं है, क्योंकि वो सरिया लॉ में जो है इसकी आवश्यकता नहीं है कि जो है कोई भी प्रॉपर्टी हिबा की जाती है उसके रजिस्टर्ड हो। वो जुबानी बिल्कुल भी सर। चलते हैं और रिटर्न में भी चलते हैं। बिल्कुल सर। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जो वसीयत है, अगर कोई वसीयत चैलेंज की जाती है, मान लीजिए कोई पार्टी जो है वो वसीयत से अनसेटिस्फाइड है, नेचुरल सी बात, यही एक बोन ऑफ कंटेंशन होती है अमूमन केस लॉज में या केसेस में। तो किस तरीके से वो चैलेंज की जाती है और किस तरीके से एक वसीयत का एग्जीक्यूशन होता है कोर्ट के थ्रू? देखिए, वसीयत को चैलेंज करने के लिए उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अकॉर्डिंग किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर जो किसी भी वसीयत को अगर जो चैलेंज किया जाता है तो उसमें चैलेंज कर सकते हैं। अगर जो हमने, जैसे कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, हमने, मेरे वालिद ने जो है इनको, मेरी बहन को ये प्रॉपर्टी हिबा नहीं किया था और खाली जुबान से कह दिया था, तो इसका क्या मतलब है? तो इस टॉपिक पे लेकर के आकर के उसमें जो उत्तराधिकार अधिनियम के जो है 1925 है उसके अकॉर्डिंग उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर जो वही हिबा रिटर्न में है तो फिर उसको चैलेंज करने का कोई बोझ नहीं बनता, क्योंकि उसके वालिद का जो है उस पर जो है रिटर्न में सिग्नेचर है और उसमें रिटर्न है कि हाँ, हमने अपनी इस प्रॉपर्टी को अपनी लड़की को दे रखा या अपने लड़के को दे रखा। उसमें चैलेंज किया, उसमें चैलेंज कर सकता है, लेकिन उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। जी सर। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जी एक कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे अमूमन ये चीज बोली जाती है कि एक जिंदा मुस्लिम का कोई वारिस नहीं होता, यानी कि जो प्रॉपर्टी में जो राइट्स मिलते हैं वो वारिस को हमेशा जो है, जो जिसके पास वो प्रॉपर्टी होल्डर है उसके मरने के बाद ही मिलते हैं। ये क्या चीज है, क्या कितनी कितनी रेलिवेंट है ये चीज? देखिए, जो भी प्रॉपर्टी है मुस्लिम शरिया लॉ के अकॉर्डिंग, अगर जो किसी भी व्यक्ति को कोई भी वारिस होता है या वारिसनामा होता है या वसीयत होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, तो जिसके नाम से वसीयत है वो उसके ऊपर लायबल तब होता है जब वो वसीयत करने वाला जो है इस दुनिया में ना हो, उसके डेथ के बाद तब वो लायबल होता है। उसके पहले जो है उस वसीयत का जो है वो लायबिलिटी उसके जो है नहीं कर सकते। और दूसरी चीज रही, एक चीज और, जैसे आपने अभी एक सवाल आपने और क्या किया था बीच में? कि किस तरीके से जो है कि ये जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि एक जिंदा मुस्लिम जो है, ठीक है, जी जो प्रॉपर्टी होल्डर है उसके मरने के बाद में ही जो प्रॉपर्टी जो है जो उसके वारिसों को जो मिलेगी। अमूमन ये चीज जी। देखी जाती है कि लोग जो है एक फादर के जीते जी जो है बेटे जो है प्रॉपर्टी में क्लेम करते हैं, ये कितना सही है? इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से जो है एक्सप्लेन कीजिए, कितना सही है या कितना राइट्स उनको मिलेगा? नहीं, उनको राइट नहीं हो गई, क्योंकि अगर जो कोई भी प्रॉपर्टी है उनके जिंदा रहते ही अगर जो कोई भी वसीयत हो रही है या किसी भी, मान लीजिए इवन की अगर दो भाई हैं और दो भाई में अगर जो किसी एक पिता ने अपने एक लड़के को जो है वसीयत कर दिया, तो उसका तो 1/3 ही वसीयत कर सकता है, 100% तो वसीयत कर नहीं सकते, क्योंकि 1/4 तो वो शेष बची रहेंगी। उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका राइट आता है जो दूसरा लड़का है कि हाँ, हमको ठीक है, आपने दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी के जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारा राइट है, क्योंकि 100% इसीलिए वसीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है इसमें इसलिए 100% वसीयत करने का जो है प्रावधान नहीं लाया गया, क्योंकि उसको जो है अगर जो कोई दूसरा लड़का है जिसकी वजह से कुछ नाराज है, अगर जो गार्जियन को उसको नहीं देते हैं, तो कम से कम उनके ना रहने पर उसका भी तो जो है एक हिस्सा और जो है A1/4 का जो है लाइबिलिटी बनती है। बिल्कुल सर। सर जब बात चल ही रही है वसीयत की, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रोबेट क्या होता है, यानी प्रोबेट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों प्रोबेट की जरूरत पड़ती है? प्रोबेट, जी, प्रोबेट की जरूरत एक्चुअली जब दो लोग आपस में लड़ेंगे तो जो है जाहिर सी बात है प्रोबेट की जो है आवश्यकता तो पड़ेगी ही किसी ना किसी एक को ही। सिंपल सा फंडा है इसका तो।
बिल्कुल इसमें बिल्कुल। बहुत तो ज्यादा सोच जो ये जब एक्चुअल इसमें में बहुत ज्यादा प्रोबेट सोचने वाली प्रोबेट बात होता तो क्या कोई है? है नहीं। जी एक सर। एक छोटी सी बहुत प्राइमरी की एक कहानी है, जो दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं और बंदर उसका फायदा उठाता है, तो सेम एज इट इज वही कोविड को लेकर के आते हैं। जी जी सर। तो काफ़ी अच्छे से आपने जो है प्रॉपर्टी लॉ के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, और हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहेगा। और व्यूअर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप जो है कमेंट बॉक्स पे डालें, डेफिनेटली सर जो है आंसर देंगे। सर आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि सर कानून गुरुज को लेके आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है आपकी? देखिए, कानून गुरु के लिए मेरी राय यही है कि एक ये एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लॉयर्स को तो कनेक्ट करता ही है, और इसके साथ साथ जो है जो भी इस तरह के जो है क्लाइंट है जो इधर उधर भटकते हैं एक अच्छे वकील की तलाश में, और एक अच्छे जो है अधिवक्ता की तलाश में जो इधर उधर भटकते हैं, उनको अच्छे अधिवक्ता मिलते नहीं है। और उसमें पता चला कि जो बीच में जो है बहुत ज्यादा नॉलेज ना रखने वाला अधिवक्ता मिलता है, तो उनको बेवकूफ बना करके जो है इस तरह से लेकर के और उनसे अच्छे खासे पैसे भी जो लेते थे, बाद बाद में जब वो फंस जाते हैं तो फिर घूम फिर करके आते हैं कि नहीं भाई मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ, ये चीटिंग हुई। तो एक ये हम अधिवक्ताओं के लिए एक चीज ये भी एक प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि जो जो भी क्लाइंट इस तरह से आते हैं उनके साथ चीटिंग ना हो सके, और इस तरह से जो है इस प्लेटफॉर्म पे आकर के वो अपने एक अच्छे अधिवक्ता को तलाश कर सकते हैं। ये कानून गुरु का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सर, थैंक यू और सो मच सर, थैंक मैं इससे बहुत खुश हूँ, और मैं इसको बहुत अच्छा भी मानता हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूबल टाइम थैंक के यू। लिए।